गुड मॉर्निंग। कल अपन ने पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन वायरस, जिसमें अपन ने लेम्डा बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा था कि उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर कैसे काम में लिया जाता है और उसमें कितने साइज का अपन फॉरेन डीएनए की क्लोन कर सकते हैं। तो अपन अगर उसमें से जो उसका नॉन एसेंशियल पार्ट है बीच वाला, वो अगर अपन उसमें से हटा दें तो उसमें अराउंड 18 के बी साइज का है वो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो जीनोम साइज है उसकी 49 के बी होती है और उसके जो हेड की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें 52 के बी साइज का डीएनए है वो इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन 49 उसके जीनोम की साइज है और 52 उसकी टोटल है, तो उसमें से अपन केवल 3 के बी साइज का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा साइज का अपने को डीएनए इंसर्ट करवाना है तो उसके जो मेन जीनोम है उसमें से कुछ पार्ट को हटाना पड़ेगा जो उसका नॉन एसेंशियल पार्ट है। और वो नॉन एसेंशियल वाला पार्ट है वो कितनी साइज का होता है, 15 के बी तक का। इस प्रकार अपन 15 प्लस 3 टोटल 18 के बी साइज तक का फॉरेन डीएनए है वो लैम्डा बैक्टीरियोफेज में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन लैम्डा बैक्टीरियोफेज में अपन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसी को अगर क्लोन करना है तो काम में ले सकते हैं। लेकिन जैसे अपने को डीएनए सीक्वेंसिंग है या कई और पर्पज हैं उनमें अपने को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की रिक्वायर्ड होती है, तो उसके काम में लिया जाता है एक दूसरा बैक्टीरियोफेज जिसको कहते हैं M13 बैक्टीरियोफेज। यह M13 बैक्टीरियोफेज है वो एक फिलामेंटस फेज है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और इसको एज अपन क्लोनिंग वेक्टर काम में लेते हैं किसके, कौन से प्रकार के डीएनए के लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लोन करने के लिए, जो स्पेशली किसके लिए यूज काम में आता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब अपन आगे पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग काम में, डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो डीएनए सीक्वेंसिंग के दो मेथड हैं, एक है चेन टर्मिनेशन मेथड और दूसरा है डाइडिऑक्सी, जिसको अपन सेंगर्स मेथड भी बोलते हैं। उसमें अपने को डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए टेम्पलेट रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा बैक्टीरियोफेज, M13 बैक्टीरियोफेज। इस M13 बैक्टीरियोफेज की है वो साइज होती है, वो होती है 6.4 के बी या 6407 न्यूक्लियोटाइड्स इसके जीनोम की टोटल साइज होती है और वो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए फॉर्म में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया यह बैक्टीरियोफेज है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को किसके थ्रू इन्फेक्ट करेगा। इसमें अपन ने देखा था लास्ट ईयर में कि बैक्टीरिया की सरफेस पे कुछ पिलाई पाई जाती है जिनको अपन कहते हैं सेक्स पिलाई, और वो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक टाइप है कॉन्जुगेशन उसमें हेल्प करती है। तो उस सेक्स पिलाई के द्वारा यह बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और फिर इन्फेक्शन के दौरान यह सबसे पहले सेक्स पिलाई पे जाकर के अटैच हो जाता है और सेक्स पिलाई के रिसेप्टर पे बाइंड होते ही इसको एफ प्लाज्मिड है वो इसके डीएनए को सेल वॉल से इसके किसके बैक्टीरिया के जो पिलाई होती है उसके ल्यूमेन में जाएगा और ल्यूमेन से यह डीएनए है वो बैक्टीरिया की सेल में चला जाएगा। बैक्टीरिया की सेल में जाने के बाद में जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो रेप्लिकेशन के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। ये देखो, द डीएनए इज कन्वर्टेड फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड molecule to double stranded molecule which is called replicative form of DNA. This replicative form of M13 bacteriophage replicates and forms many 5 to 100 replicative forms of bacteriophage DNA पर बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल में ये कितनी फॉर्म बना लेता है,
50 से 100 तक की। अब इधर देखिए, ये बैक्टीरियल एक सेल है जिसमें ये आपका ग्रीन ग्रीन है, वो बैक्टीरिया की सेल वाल है और अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन है। और इसकी सेल वाल पे ये जो है सेक्स पिलाई प्रेजेंट है। तो ये वाली पिलाई है वो अनइन्फेक्टेड है, मतलब इसमें अभी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियोफेज के द्वारा नहीं है। एक ही दूसरी पिलाई है जिसमें बैक्टीरियोफेज M13 बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो इसमें एंटर कर गया है। और अब एफ प्लाज्मिड है वो इस बैक्टीरियोफेज की डीएनए को बैक्टीरिया की सेल में ले जाएगा। और बैक्टीरिया की सेल में जाने के बाद में ये फर्स्ट स्टेज में कौन सी फॉर्म में है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में यह इसको रेप्लिकेशन के द्वारा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेता है, जिसको अपन रेप्लिकेटिव फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद में ये आगे फिर मल्टीप्लिकेशन करता रहता है या रेप्लिकेशन करता रहता है, जिससे इसकी 50 से 100 कॉपीज बन जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है उसमें एक होता है माइनस स्ट्रैंड और एक होता है प्लस स्ट्रैंड। प्लस स्ट्रैंड वो जिसको अपन एज ए टेम्पलेट काम में लेता है, जबकि सेंस स्ट्रैंड काम में नहीं आता है। ये डबल स्ट्रैंड में से जो प्लस स्ट्रैंड है ये आपका वापस फेज पार्टिकल के अंदर जाएगा और कंप्लीट फेज पार्टिकल बना लेगा, जिसको अपन एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। उसके द्वारा इसका डीएनए वापस क्या निकल जाएगा, बैक्टीरियल सेल के बाहर। और उस रेप्लिकेटिव फॉर्म से अपन ने, आपने देखा डायग्राम में, इधर देखो आप, जो पहले आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपका वापस ये देखो, इसमें से एक ये आपका माइनस स्ट्रैंड है और ये दूसरे वाली प्लस स्ट्रैंड है। ये प्लस स्ट्रैंड आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस मिल गया। ये फेज पैकेजिंग हो रही है। इस प्रकार अपन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस अपने को मिल जाता है मल्टीपल कॉपीज में। फाइनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम replicative form of the DNA. Then phase M13 encodes single stranded binding forms which help the single stranded DNA to be present in single form। क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग वो प्रोटीन्स हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में बाइंड हो जाती है, जो उसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रूपांतरित होने से क्या करती है, रोकती है। जो कि आपके किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, फेज के द्वारा ही सिंथेसाइज की जाती है। लास्ट में आपके जो मैंने आपको बताया था कि प्लस स्टैंड वाले प्रोजेनी मॉलिक्यूल्स हैं वो पैकेज होकर के जो बैक्टीरिया की सेल वाल पे एक्सट्रूड निकले हुए होते हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाते हैं और बैक्टीरिया की सेल वाल को किसी प्रकार से किल नहीं करते हैं। अब इस M13 बैक्टीरियोफेज का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या एडवांटेज है। एक तो M13 बैक्टीरियोफेज का एडवांटेज है कि इसमें जो डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म है वो इजीली है, वो आइसोलेट की जा सकती है और उसको एज ए प्लाज्मिड यूज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एज ए प्लाज्मिड, क्योंकि इसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड है वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो सेक्स पिलाई है उसी के द्वारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद में ये रेप्लिकेशन द्वारा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। दूसरा जो आपको अभी मैंने पीछे बताया था कि इसमें का दूसरा इम्पोर्टेंट जो स्पेशल फीचर है वो है इसका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एज ए टेम्पलेट यूज किया जा सकता है, किसमें, सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए के लिए। अब इसमें अपन M13 बैक्टीरियोफेज के द्वारा कितनी मैक्सिमम साइज का है वो डीएनए, फॉरेन डीएनए है वो क्लोन कर सकते हैं। तो इसमें अबाउट 500 बेस पेयर साइज का अपन फॉरेन डीएनए है वो इसकी जो आपका M13 बैक्टीरियोफेज का जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है उसके अंदर जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है MCS के अंदर अपन 500 बेस पेयर का फॉरेन डीएनए क्लोन कर सकते हैं। और
इस क्लोन जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है उसमें एक लैग जेड जीन प्रेजेंट रहता है, वो उसको फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। जैसे आपका PUC19 वेक्टर में मैंने बताया था, जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर था, उसमें क्या है कि जो प्लाज्मिड है उसके द्वारा नॉर्मली बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस फॉर्म में पाया जाता है, टेट्रामर में। और लेकिन अपन क्या करते हैं कि उसमें उसका जो फंक्शनल है वो तभी होता है जब चारों उसके टेट्रामर फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज में प्रेजेंट हो, चारों सब यूनिट्स प्रेजेंट हो, तभी वो फंक्शनल होगा। इसलिए इसकी दो यूनिट्स हैं वो सिंथेसाइज की जाती है नॉर्मल एप्लाज्मिड द्वारा, और दो इसका जो पार्ट है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं किसके द्वारा, जो आपका रिकॉम्बिनेंट अपन फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं उसके द्वारा। और ये दोनों आपके पार्ट मिलकर के फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैं वो आपके लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम में आता है, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। तो इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अंदर अपन फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं। ये देखो अपन ने यहाँ पे जो ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, और इसमें अपन ने जो आपके लैग जेड जीन और जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट थी उसके अंदर जीन इंसर्ट कर दिया। अब अपन अगर जो जीन इंसर्ट किया है उसका कैसे पता लगाएंगे कि भाई जो अपन ने जीन क्लोन किया है या जो जीन इंसर्ट किया है वो क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन इसको इसके साथ में लाइगेट करने के बाद में अपन इसको इकोलाई में ट्रांसफॉर कर देंगे, और ट्रांसफॉर करने के बाद में अपन उसको 24 आवर के लिए न्यूट्रिएंट अगार मीडिया पे, जिसमें कि एक्स गैल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, वो मिला करके इसको न्यूट्रिएंट अगार मीडिया पे इन कॉलोनीज को 24 आवर के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके बाद में चेक किया जाता है कि भाई इसमें कौन सी ग्रोथ हुई है और कौन सी ग्रोथ नहीं हुई है। तो मान लीजिए कि अपन ने अगर लैग जेड जीन के बीच में अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी मॉडिफाइड लैग जेड जीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होने की वजह से अब वो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो जो आपका एक्स गैल है, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का, वो नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो कैसी कॉलोनीज बनेगी, वाइट कॉलोनीज बनेगी, कलर की कॉलोनीज बनेगी। और आपका अगर उसमें किसी प्रकार का जीन नहीं इंसर्ट हुआ है तो उसमें आपका जो है वो क्या करेगा कि आपका लैग जेड जीन है वो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, क्योंकि एक तो आपके प्लाज्मिड द्वारा बनाया जा रहा है उसकी दो सब यूनिट, और दो सब यूनिट किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो मॉडिफाइड लैग जेड जीन द्वारा। दोनों मिलकर के आपका हाइब्रिड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे, और हाइब्रिड बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो अब लैग जेड जीन द्वारा जो सिंथेसाइज किया है वो फंक्शनल रहेगा, क्योंकि उसमें अब की बार जीन इंसर्ट नहीं होने की वजह से आपका लैग जेड जीन फंक्शनल है। इसलिए जो एक्स गैल आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है वो अब क्या होगा, इससे टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर, क्योंकि फंक्शनल हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल होते ही वो आपके किसको तोड़ देगा, एक्स गैल, जो कि एक 5-ब्रोमो-4 क्रोलो बीटा डी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसका नाम है फुल फॉर्म, वो टूट जाएगा और आपको ब्लू कलर ही मिलेगी। ये इसका मेथड है कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता लगाने, मतलब सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल कैसे करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट है वेक्टर हैं वो कोसमिड्स। कोसमिड वेक्टर क्या होते हैं कि जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है कोसमिड्स, कोस मतलब है आपके कोस साइड से हैं जो लेमड़ा फेज में पाई जाती है, और मिड में प्लाज्मिड से हैं। तो ये कोसमिड क्या है कि दो वेक्टर का क्या है, हाइब्रिड है, एक तो आपके लेमड़ा फेज बैक्टीरियो फेज का और दूसरा आपके प्लाज्मिड का।
यह कोसमिड वेक्टर सबसे पहले कोलिन एंड होहन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1978 में डेवलप किया था। अब इसमें कोसाइट्स हैं वो बैक्टीरियोफेज से ली गई है और वो किस में हेल्प करती है, जो आपका डीएनए होता है उसको रीसर्कुलराइजेशन करने में, क्योंकि जो बैक्टीरियो लैम्डा फेज है उसका डीएनए कैसा होता है, लीनियर, और जो उसके दोनों साइड में है 12 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस पाई जाती है अपन उसको कोसाइट्स कहते हैं। वो कोसाइट्स उसको सर्कुलराइजेशन में हेल्प करती है। तो वो एक तो कोसाइट्स ली गई है, ये कोसाइट्स का ये फंक्शन होता है। दूसरा है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से लिया गया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो लिया गया है आपके कोल E1 प्लाज्मिड से, जो आपके वेक्टर को रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। क्योंकि अपन ने वेक्टर किसी में भी अगर कोई इकोलाई सेल में इंट्रोड्यूस किया है या किसी बैक्टीरियोफेज में इंट्रोड्यूस किया है तो वहां पे जाने के बाद में उसका अगर सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा तभी वो मल्टीपल कॉपीज बना पाएगा। इसलिए इसके दो जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो एक तो कोसाइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो आपका प्लाज्मिड से लिया गया है और कोसाइट्स है वो आपके लैम्डा फेज से लिया गया है। एक्चुअली वैसे जो होता है कोसमिड वो होता क्या है, प्लाज्मिड ही होता है। अब इस कोसमिड की प्रॉपर्टी क्या है, ये है एक क्या है कि इसमें अपन लार्ज साइज का डीएनए सेगमेंट, मतलब अराउंड 45 केबी साइज तक का डीएनए सेगमेंट है वो अपन क्लोन कर सकते हैं। जबकि अब तक जितने भी अपन ने M13 है जिसमें अपन 500 बेस पेयर तक का, और जो आपका लैम्डा फेज है उसमें 18 केबी तक का, जो आपके प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर थे जिसमें PBR में 4 केबी तक का, ऐसे मतलब छोटी साइज का डीएनए ही अपन क्लोन कर सकते। लेकिन कोसमिड्स में अपन 45 केबी तक का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि कोसमिड्स में किसी प्रकार की कोई जीन नहीं पाई जाती है जो वायरल प्रोटीन्स को कोड करती है, जिसके कारण यह वायरल पार्टिकल नहीं तो फॉर्म होते हैं और नहीं से किसी प्रकार के, जो अपन अगर इसको इकोलाई सेल में या किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका लाइसिस भी नहीं होगा। और इसका जो स्पेशल फीचर होते हैं कोसमिड वेक्टर का, वो एक प्लाज्मिड की तरह ही होता है। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, इसमें एक मार्कर जीन प्रेजेंट होता है जिसको अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। दूसरा इसमें यूनिक क्लीवेज साइट प्रेजेंट होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, और इसकी साइज होती है वो भी क्या, स्मॉल होती है। अब देखिए इसमें यह आपका फॉरेन डीएनए उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे। ये आप कोसमिड वेक्टर है जिसमें ये आपके कोस साइट है, ये आपके रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फॉरेन डीएनए प्लस आपके जो वेक्टर हैं उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने की वजह से फॉरेन डीएनए भी आपका दो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, और जो इसमें कोस साइड्स है वो भी यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये लीनियर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब इन दोनों कोस साइड्स के बीच में, ये कोस साइड और इस कोस साइड्स के बीच में अपन जो फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्ट कर दिया। ये आपकी कोस साइड, ये कोस साइड, और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जिसको फॉरेन डीएनए लेंगे। इसमें इंसर्ट करने के बाद में अपन इसको जो बैक्टीरियोफेज में पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में अपन इसको कोलाई में ट्रांसडक्शन करवा देंगे। ट्रांसडक्शन करवाने के बाद में अपन इसकी प्लेटिंग करवाएंगे। तो इसमें जो ये आपके दो प्रकार की कॉलोनीज मिल रही है, रेड कलर और ब्लू कलर की, और इनकी अब स्क्रीनिंग कर लेंगे किसके द्वारा, एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में। मान लो कि अपन ने कोई एम्पिसिलिन कंटेनिंग जीन रेजिस्टेंस जीन में अगर उसको इंसर्ट किया गया था तो वो वाली जीन अगर फंक्शनल होगी तो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगी जीन इंसर्ट होते ही। इस प्रकार अपन उसका पता लगा लेते हैं और जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये आपके वेक्टर हो गए प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, बैक्टीरियोफेज बेस्ड वेक्टर और कोसमिड वेक्टर। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे फेजमिड और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो भी एक यूकेरियोटिक वेक्टर है, उसके बारे में।